सो हम लोग कर रहे थे नेशनल इनकम और हम लोग ने वैल्यू एडेड मेथड कर लिया था। अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं पढ़ने के लिए इनकम मेथड। ओके, तो इनकम मेथड जो है उसके अंदर हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं कि फैक्टर इनकम ने क्या पैसे कमाए, है ना। हम लोग ने पिछले वीडियो में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में पूरा बात किया था। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब जो वेजेस एंड सैलरीज हम उन लोग को देते हैं, है ना। वेजेस एंड सैलरीज कभी कभी हम लोग को कैश में भी देते हैं, काइंड में भी देते हैं ना। काइंड मतलब सामान भी दे देते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स लोग तो उनको घर मिलता है, ठीक है। जो घर का जो पैसा है, फ्री मेडिकल बेनिफिट्स है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, उसको भी हम उसमें ऐड करते हैं। एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। बहुत सारी स्कीम होती है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको भी हम ऐड करते हैं। माने बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम ऐड करते हैं कि जो एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को पैसा देता है उससे प्रोडक्शन करवाने के लिए, ठीक है, उसको बेटर एम्प्लॉय कराने के लिए, उसको मोटिवेट रखने के लिए, उसको इंस्पायर्ड रखने के लिए, ठीक है, जिससे वो अच्छा काम करे, उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में बोलते हैं। इसके बारे में अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो हम लोग फिर से रीड करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने अपने बच्चों को समझा दिया एक बार, तो हम लोग सेकंड वाला पॉइंट से आज हम लोग चांस चालू करेंगे। तो सेकंड वाले पॉइंट में आ रहा है रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। तो याद होगा, मैं एक बार फिर से आप लोग एक्सप्लेन कर दूं कि फैक्टर इनकम में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑन्टरप्रेन्योर, है ना। और फिर से रिवीजन के लिए, हाँ। लैंड अर्न करता है रेंट, लेबर अर्न करता है वेजेस या कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, ये जो लेबर वाला है ना ये कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज है, ओके। और कैपिटल अर्न करता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। और एम्प्लॉय अर्न करता है प्रॉफिट, प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर ऑन्टरप्रेन्योर, ठीक है। तो हम लोग ने जो फर्स्ट वाला पॉइंट देखा था उसमें हम लोग ने देखा लेबर, ठीक है। तो लेबर अर्न करता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई के अंदर हम उसको रीड करते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला बात कर लेते हैं अब, रेंट और रॉयल्टीज, ठीक है। So what is a rent? Rent is a factor income earned by the owners for lending their services such as land, building, etc. Okay? तो ऑब्वियसली अगर कोई अपना घर का अपना जमीन दे रहा है आपको काम करने के लिए, या आपकी कोई बिल्डिंग है वो आपको दे रहा है काम करने के लिए, ठीक है, तो हम उसको रेंट में मानेंगे, है ना, उसी में हम काम कर रहे हैं। नाउ रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट, लेंट आउट लैंड, एज वेल एज इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है, रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। ना ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार एम्प्लॉयर लोग क्या माने, जो दुकानदार होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं या कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो लोग अपनी ही जगह पे काम करना चालू कर देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर ले टाटा बिरला लोग की बात करें, तो इन लोग का तो बहुत सारी लैंड होगी जो इनकी खुद की होगी, ठीक है। अगर वो उस पर कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो उनको क्या अपना लैंड का जो कॉस्ट है उसको ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए, है ना। क्योंकि चलो मान लो वो एम्प्लॉयर का लैंड है, लेकिन अगर उन एम्प्लॉयर का लैंड नहीं होता तो किसी से लेना पड़ता, है कि नहीं। और अगर लेना पड़ता हाँ। तो कोई फ्री में नहीं देता, तो फ्री में नहीं तो यानी कि उसका एक्चुअल रेंट देना चाहिए हम लोग को, है ना। और वैसे भी ये लेना हाँ। इसके लिए जरूरी है, उससे हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही से निकलेगा ना। मान लो एक एक लड़का है, वो अपने पापा के घर में ही, पापा का एक फ्लोर पे ही वो काम कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, ठीक है। और उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है, वो बहुत स्टाइल मार रहा है कि देखो हम तो पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, देखो हमारा इतना बढ़िया। मान लो मैंने कैलकाटा के पार्क स्ट्रीट का एक एरिया है, और वहां पर उसका एक फ्लैट को उसने रेस्टोरेंट बना दिया, ऐसे हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ। और वो रेस्टोरेंट क्योंकि बहुत ही प्राइम एरिया है में है, बहुत अच्छी जगह में है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा पैसा वहां से कमा रहा है, ठीक है। और उसको थोड़ा स्टाइल भी आ गया कि देखो हम तो कितना पैसा कमा रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में किसी बात को लेके पापा के संग अनबन हो गई, पापा बोले तुम मेरा जगह छोड़ के चला जाओ। अब वो लड़का दूसरी जगह जाके वही रेस्टोरेंट अगर बगल की बिल्डिंग में खोलता है, तो उसको वहां पर 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपया रेंट देना पड़ता है, क्योंकि वो पॉश एरिया में है ना। नाउ वो जो माने 1.5 लाख रुपीज है, वो तो काफी बड़ा कॉस्ट है कि नहीं। और उससे तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो धड़ करके नीचे गिर जाएगा ना। मान लो अगर तुम 2 लाख रुपए भी कमा रहा था, उसमें से अगर 1.5 लाख रुपया तुम रेंट दे रहा है, तो तुम्हारा प्रॉफिट विल कम टू 50,000, एक्चुअली तो जमीन पे आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो लैंड का कॉस्ट है वो उसको आप हमेशा ऐड करें और अपना प्रॉफिट को तब जोड़े, ठीक है। इसी के लिए द हाँ सर। रेंट अर्नड बाय द लैंड, उसको हम जरूर ऐड करते हैं अपने इनकम मेथड में, क्योंकि वो भी कुछ पैसा कमा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक तो हाँ। आप वर्ड देख रहे हो इम्प्यूटेड रेंट, ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट का बेसिकली मतलब होता है, इम्प्यूटेड रेंट का बेसिकली मतलब है लॉजिकल रेंट बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि जब आप किसी को रेंट दे नहीं रहे, है ना, मान लो आपका एक बिल्डिंग है जिसमें आप खुद रह रहे हैं, ठीक है, अगर वो आप किसी को देते भाड़ा पे तो हमको तो पता लग जाता कितना भाड़ा मिल रहा है ना। जैसे मान लो हमने किसी को 15,000 पे भाड़ा दे दिया, तो दैट देन तो आई कैन कैलकुलेट ना कि इसका भाड़ा 15,000 है। पर अगर हम खुद रह रहा हूँ उस फ्लैट पे, तो कैसे मालूम पड़ेगा कितना भाड़ा है? तो हम उसका लॉजिकल रेंट
माने जैसे हम पता कर सकते हैं कि उस एरिया में लोग कितना रेंट दे रहे हैं, वो रेंट हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके हम लोग इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात को? कोई प्रॉब्लम? ना सर, आप हाँ जब बोलो। क्लास 11 में कॉस्ट पढ़ाए थे तब आप इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट पढ़ाए थे, तब उधर आप बोले थे कि उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए। करना ही चाहिए, है ना। चलो हाँ। अब रॉयल्टी का बात कर लेते हैं। तो रॉयल्टी इज द इनकम अर्न बाय अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन फॉर लेंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब तुम लोग को बेसिकली मालूम ही होना चाहिए कि अगर सपोज कर लो मैंने कोई आविष्कार किया है, कोई इन्वेंशन किया है, मैं अगर क्रिएटर हूँ, ठीक है, और अगर कोई मेरी क्रिएटिविटी का कोई फायदा उठा रहा है ना, तब मुझे उसका पैसा तो लेना ही चाहिए। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस। है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एक ब्रांड बनाया है, ठीक है, अब बहुत सारे लोग मेरे संग ब्रांड के संग जुड़ना चाहते हैं ना। मेरे पास डेली कोई ना किसी का एडवर्टीजमेंट आता रहता है, पब्लिसिटी के लिए आता है कि सर आप हमारे संग जुड़ जाइए, हमारे संग काम करिए, हमारे संग ये करिए। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग हमारे ब्रांड के संग जुड़ना चाहते हैं, हमारे ब्रांड के संग जो उनको पता हार्ड वर्क है ना, जो ट्रूथफुलनेस है, उसके संग जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। अभी तुम लोग को पता ही है, हम लोग ग्राफी को भी ज्वाइन किए हैं ना, तो ग्राफी इज जस्ट लाइक इंडियन यूट्यूब। ठीक है। तो हम लोग उसको भी ज्वाइन किए, तो बहुत सारे लोग हम लोग को ग्राफी में भी आप मिल सकते हैं, अगर आप चाहें तो वहां पर भी आप फॉलो करें। ठीक है। तो एनीवेज, तो रॉयल्टी बेसिकली हमारा कोई अगर हमने कुछ क्रिएटिव किया है, उसका एफर्ट और रेपुटेशन का पैसा है जो हमको मिलता है। ठीक है। अच्छा, रॉयल्टी ना हमको सब सॉइल एसेट का मतलब जानता है क्या होता है? सब सॉइल एसेट का मतलब जमीन के नीचे, है ना। सपोज कर लो मेरा कोई डिपॉजिट है, कोल डिपॉजिट है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास आयरन ओर का डिपॉजिट, माने मेरी जमीन में कोल निकल रहा है, ठीक है, मेरे पास मेरे पास वो है, मिनरल है, ठीक है, तो उसका भी रॉयल्टी हम लोग को मिलता है। ठीक है। अर्न गिविंग बाय गिविंग राइट्स ऑफ माइनिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्टर को राइट देते हैं कि आप लोग इस जमीन को, क्या नाम है, आप लोग उसको यूज कीजिए, कोयला निकलेगा वो आप यूज करिएगा, ठीक है, बाकी आप हमको उसका पैसा दीजिएगा। ठीक है। तो रेंट और रॉयल्टी दोनों ही आ जाता है हमारा, किस में आ जाता है बोलो तो? लैंड वाले चक्कर में आ जाता है ना। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। एंटरप्रेन्योर। तो लैंड वालों में हमने, लेबर वालों में हमने क्या याद किया था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। तो लैंड वाले में हम लोग क्या याद रखेंगे? रेंट और रॉयल्टी। समझ हमारी बात को? इसमें आ जाएगा हाँ। मेरा रेंट और रॉयल्टी दोनों आ जाएगा इसमें। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, वैसे जनरली मेरे मुंह पे हमेशा लगा रहता है कि पहले हम लोग बात करते हैं लैंड की, फिर हम लोग बात करते हैं लेबर की। बचपन से वही याद किया ना, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। इसको थोड़ा घुमा देते हैं। ठीक है। पहले बात करेंगे लेबर की। ठीक है। ये लोग जानबूझ के देखो लैंड की बात पहले नहीं कर रहा, पहले ये लोग बात कर रहे हैं लेबर की। नंबर 2 पे ये लोग लेकर आया लैंड को। ठीक है। तो इसका एक रीजन है। ठीक है। और नंबर 3 पर ये लोग लाएगा तुम्हारा कैपिटल। ठीक है। इसका एक रीजन है। अंडरस्टूड? हम लोग को बचपन से हम लोगों ने क्या पढ़ा? लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो हम लोग के मुंह पे चढ़ा हुआ है लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने सब वही पढ़ा। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे ना लेबर को पहले लाएंगे, लैंड को हम लोग बाद में लाएंगे। इसका एक रीजन है, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग पहले बात करेंगे लेबर की। लेबर का आउट कर दो। ठीक है। लेबर का आउट करने के संग क्या आउट हो जाएगा? सीओई आउट हो जाएगा। ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आउट हो जाएगा। फिर हम लोग का सेकंड नंबर पे आएगा लैंड। समझ आ गया? लैंड पे आ गई हमारी आर। ठीक है। अगर आर होता तो 3 पिक्चर हो जाती बढ़िया, लेकिन चलो आर याद रखना। ठीक है। यहाँ पे रेंट और रॉयल्टी आ गया लैंड पे। समझ में आ गया बात सबको? अब हम लोग यस सर। कैपिटल की बात करेंगे, तो कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो हम इंटरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है। ऑब्वियसली कैपिटल माने इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिफर्स टू अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए जब हमको इंटरेस्ट मिलेगा उसी को हम लेंगे। ठीक है। आजकल तुम देखिएगा कंज्यूमर लोन जो होता है ना, कंज्यूमर भी लोन लेता है, अपना लोन के ऊपर इंटरेस्ट देता है। वो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट को हम जो देंगे वही हम लेंगे। ठीक है। It includes both actual interest as well as imputed interest for funds provided by the entrepreneur. Interest income includes interest on loan taken by the productive service only. देखो क्लियरली लिखा हुआ है, for productive service only। ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन के लिए लोन ले रहे हैं और उसके लिए जो इंटरेस्ट देंगे वही हम लेंगे। आप अगर कंजम्पशन के लिए लोन ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ दीपिका मैडम बोलिए। मतलब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर अपने लिए लोन लिए तो उसका इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम बजाज फिनसर्व कंपनी से एक तो टीवी खरीदी, ठीक है,
अब टीवी तुम हाँ खरीदती है तो उसमें इंटरेस्ट लगता ही है, वो फ्री में तो देगा नहीं, है ना। तो वो तुम्हारा जो हम्म, इंटरेस्ट लेगा, वो इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट से तुम अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर रही है, वो कंजम्पशन के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है। समझ में आ रहा बात से, उससे कुछ प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, इतना खुश क्यों हो गई सुन हम के? टीवी खरीदने हम वाली थी ना। सोचे शायद इंटरेस्ट ही नहीं ले देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ही नहीं देना पड़ेगा, वाह। वाह मैडम वाह। वैसे आजकल वो लोग बोलता है इंटरेस्ट फ्री लोन, है ना, आजकल चल रहा है ये काफी। चलो, चलो फॉर एग्जाम्पल, द इंडिविजुअल्स विल बी इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट इनकम एज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ गया यहाँ पे, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म, ठीक है, टू हाउस होल्ड, और interest paid by bank to the individuals will be included in the interest income as it contributes to the production of goods and services. यहाँ पे ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। However, interest paid by household माने कोई commercial, is not included in the loan is taken for consumption expenditure. क्लियर हो गया यहाँ पे? अगर आप कोई चीज अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो इंटरेस्ट पे, उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे हमारे नेशनल इनकम में। क्लियर हो गया बात को? हाँ सर। तो अनुष्का, तुम अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, सर ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग को ना एक्चुअली, तुम जानते हैं, ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे, है ना। माने जब हम लोग पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेट करने बैठे होंगे, है ना, जब कोई भी चीज हम लोग पहली बार करते हैं तो उसके ऊपर बहुत डिबेट होता है ना। जैसे हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हम लोग को ऑलमोस्ट 3 साल लग गए, है कि नहीं। तो क्यों लग गए? क्योंकि वहां पे डिबेट हो रहा था, हर चीज पे तर्क हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो वैसे ही जब फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो ये सारी बातें आई होंगी ना उनके सामने, कि सर कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, कंजम्पशन वाला करें कि नहीं करें, कंज्यूमर वाला करें कि नहीं करें। तो उन लोग ने बैठ के सोचा होगा ना, ये कंज्यूमर वाला तो प्रोडक्शन में रिलेट नहीं होता है कि नहीं, तो इसको नहीं करेंगे। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से 2 मिनट बैठ के सोचो ठंडे दिमाग से, तो आपका दिमाग खुद बोलेगा कि हाँ यार, ये कंज्यूमर वाला क्यों करेंगे, क्योंकि इससे तो हमारा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक ये है। हाँ हाँ ये हाँ तो बोलो। वो ट्रांसफर इनकम वाला केस हो गया ना। ट्रांसफर इनकम भी तो इसीलिए कैलकुलेट नहीं करते, वो तो काम चोरी का इनकम है। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा बोली अभी दीपशिका, है ना, बिल्कुल सही बोली। तो इस इनकम से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये पॉइंट भी बाद में आएगा, ट्रांसफर इनकम वाला, याद रखना दीपशिका। ठीक है। अच्छा, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है। यहाँ पर एक और बोल रहा है, इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। ठीक है। एक फर्म अगर दूसरे फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो अब तुम बोलेगे सर एक फर्म दूसरे फर्म को इंटरेस्ट क्यों पे कर रहा, हो सकता है कि उसने माल देने में लेट किया हो, है ना। मैंने जैसे, हमने एक फर्म ने दूसरे फर्म से रॉ मटेरियल खरीदा हो, या कुछ सामान खरीदा हो, उसको पेमेंट करने में लेट कर रहा हो, उसका इंटरेस्ट लग रहा हो। कभी कभी फर्म फर्म को भी लोन देता है ना, माने एडजस्टमेंट के पर्पज के लिए। तो हम लोग इसको निकाल देते हैं, तो वन फर्म टू अनदर फर्म हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। ये हम लोग के एग्जाम में एक तो आ सकता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। अगर एक फर्म दूसरे फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है। हम लोग का मेन क्राइटेरिया देखने का क्या है, कि हमारा प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी पैसा अगर हम उसका इंटरेस्ट प्रोडक्शन के लिए दे रहे हैं, तब वो हम इंटरेस्ट ले लेंगे। ठीक है। अगर हमको दिया वन फर्म टू अनदर फॉर प्रोडक्शन पर्पज, तो ले लेंगे, क्योंकि उससे प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। अगर प्रोडक्शन पर्पज के लिए नहीं होगा, तो उसको नहीं लेंगे। समझ में आ गया बात को? तो यस हमारा सर। यहाँ पर फिर से हम दिखा देते रहे, एक बार फिर से बनाते हैं। अब हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, लेबर प्लस लैंड प्लस, क्या नाम है, लैंड लेबर कैपिटल प्लस सर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो लैंड के हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, तो लेबर में हम लोग क्या करेंगे, सीओई, है ना, सबसे पहले इसको आउट कर देते हैं। हाँ ठीक है। इसके बाद आ जाएगा लैंड। लैंड पे हम लोगों ने क्या देखा, रॉयल्टीज और रेंट, है ना, दो चीज को हम लेते हैं, यहाँ पे रेंट। आ रहा था ना, यहाँ पे लेना पड़ेगा। कैपिटल में हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट वही जो प्रोडक्शन पर्पस में है। समझ में आ गया बात को? उसी को हम कैलकुलेट हाँ करेंगे। समझ में आ रहा है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आएगा एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर कमाता है प्रॉफिट। ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हम लोग को अभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नाउ अगर डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट देखेंगे, व्हाट इज अ प्रॉफिट? सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है? एंटरप्रेन्योर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसका प्रॉफिट होता है। Now it is the residual income which an enterprise earns after paying all other factors of production. माने प्रॉफिट कब निकलता है? जब हमने जितना रेवेन्यू जनरेट किया, उस रेवेन्यू से जब हम सारा एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो बचता है वही हमारा प्रॉफिट है कि नहीं। लेकिन प्रॉफिट होने के बाद भी हम लोग को और भी खर्चे देने पड़ते हैं, है ना। एक बार जब आप प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किधर ले जाओ प्रॉफिट से। इस प्रॉफिट में से भी हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले तो हमको टैक्स देना पड़ता है ना।
आप टैक्स किस पे देते हो, प्रॉफिट के ऊपर ही देते हो, उसके ऊपर ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो इट इज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एन एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय इट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस, क्या मुझके चार चार नाम, पांच पांच नाम देके बच्चों को परेशान करता है, समझ में आ गया भैया, टैक्स देना है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। फिर अगर हम कंपनी है, ठीक है, अगर हम कंपनी है तो हमको डिविडेंड भी देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने हमारा शेयर खरीदा, वो हमारे पिताजी का प्रॉफिट थोड़ी है, वो तो सारे शेयर होल्डर का प्रॉफिट है, ठीक है, तो सारे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, है कि नहीं। So it refers to that part of profit which is paid to the shareholder in the ratio of the shareholding. It is known as distributable profit, जो शेयर होल्डर को देना है। और इसके बाद होता है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज रिजर्व टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज और बिजनेस एक्सपेंशन। तो तुमको पता है हमारे घर में भी हमारी जो इनकम होती है, सारी इनकम को तो हम खर्च नहीं कर देते, कुछ इनकम हम अपने बैंक में रखते हैं, क्योंकि कुछ भी कंटिजेंसी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो हमको कुछ पैसा तो बचा के रखना ही होगा। इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, उससे हम अपना बिजनेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं, या बिजनेस में आने वाला कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो प्रॉफिट को अगर हम करेंगे तो उसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, डिविडेंड आएगा और रिटेन्ड अर्निंग आएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में तुम लोग को प्रॉफिट नहीं बोलेगा, तुम लोग को ये तीनों चीज दे देगा, तो हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, अंडरस्टूड, यस सर। ठीक है। अब हाँ यहाँ पर देखो एक तो आएगा मजा, ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे, हाँ। लेबर, फिर क्या बोलेंगे, लैंड, लेबर, लैंड, है ना, फिर क्या बोलेंगे, कैपिटल, कैपिटल, और फिर ऑन्टरप्रीनियोर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर। अब तुमको मैं, हम लोग जैसे बता रहा हूँ, हम लोग हमेशा पहले बोलते थे लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम लोग बोलेंगे पहले लेबर, ठीक है, लेबर को अलग कर देंगे, क्या आ जाएगा, सीओई, है ना। अब मेरा हाँ, बचेगा, क्या क्या बचा मेरे पास, लैंड बचा, कैपिटल बचा और ऑन्टरप्रीनियोर बचा, ठीक है। लैंड माने रेंट एंटरप्रेन्योर, एंड रॉयल्टी, आर, कैपिटल माने इंटरेस्ट, और अर्निंग्स माने हो इंटरेस्ट, गया प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का तीन प्रॉफिट, हिस्सा था, कॉर्पोरेट, डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन और ये अर्निंग, वाला रिटेन्ड अर्निंग्स। समझ में आ गया, ये तीन हमारा यहाँ पर था। हाँ, अब अगर हम इसको एक ग्रुप बना दे, इस तीनों का एक ग्रुप, माने ये वाला, इसको हम बोल सकते हैं L2 ले लेते हैं, ठीक है। लैंड को यहाँ पे L2 ले लेते हैं, ठीक है। LA कर देते हैं, ठीक है, और इजी करने के लिए लैंड को LA कर देते हैं। तो इसका कोड वर्ड हो गया लेस, LACE, लेस, ओके, क्या हो गया, LACE, लेस, ओके। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो एक तो नया वर्ड आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, क्या वर्ड आ रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस। so operating surplus is another term used in factor payment. It refers to sum total of income from ownership of physical, financial or intellectual property, that is rent, royalty plus interest, and income from entrepreneur profit. तुम देख रहा है यहाँ पर ये दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, माने लेस, LACE, ठीक है। तो अगर हम इसका रेंट और रॉयल्टी ऐड कर दें, ठीक है, इसका अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर दें और इसका अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तब हम इसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे। लेस लिख लो कोड, LACE, ठीक है। लैंड, सी से हमारा कैपिटल, ई से हमारा ऑन्टरप्रेन्योर, लैंड हमारा अर्न करता है रेंट और रॉयल्टी, ठीक है, हमारा ये क्या नाम है, कैपिटल अर्न करता है इंटरेस्ट, और ऑन्टरप्रेन्योर अर्न करता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी तीन हिस्से हैं, ठीक है, कौन कौन सा बोलो तो CDR, है ना, करेक्ट। यस सर। तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, समझ में आ गई बात को। और जब हम इसमें से लैंड, आप तुमको समझ में आया मैं पहले लेबर लेबर क्यों चिल्ला रहा था, ठीक है, पहले लेबर को साइड कर देंगे, ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा लैंड, ठीक है। वैसे तो लेबर में भी LA होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा इग्नोर मारो, उसको लैंड ही मानो, और उसको लेबर को LA मानो, और इसको LA ले लेंगे, LACE, याद रखना, ठीक है। चलो, एक बार ऑपरेटिंग सरप्लस और एक बार समझाएंगे सर। अरे इसमें समझाने का क्या है, जब आप इस तीन को ऐड कर दोगे ना, लैंड को, लैंड का इनकम, ठीक है, और क्या नाम है आप उसका, ये कैपिटल का इनकम, और जब लास्ट में आपका प्रॉफिट, ये तीनों को आप ऐड कर दोगे, इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। समझ में आ गया बात को, इतना सा कहानी, ठीक है। अच्छा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज अनदर टर्म यूज्ड इन फैक्टर पेमेंट। इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल प्रॉफिट, जैसे कि रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। समझ में आ गया। लेकिन इसको प्लस ही क्यों करना है? अरे पागल, टोटल इनकम कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड ही तो करेंगे, टोटल इनकम कैसे निकलेगा। अरे इनकम सर। मेथड है ना, सबका इनकम ही तो ऐड अच्छा। कर रहे हैं, लेकिन इसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। समझ में आ गया बात को।
ऑपरेटिंग तुम लोग सरप्लस में लेबर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं होता है, इतना याद रखो बस। हाँ बोलो दीपिका, क्रिएट करो, प्रॉब्लम क्रिएट अच्छा करो बोलो। हम पूछने वाले थे कि लेबर को क्यों नहीं ऐड करेंगे हम। अरे उसको अलग रखते हैं, कंपनसेशन ऑफ लाइफ अलग रखते हैं, लेकिन अगर जब हम नेशनल इनकम ऐड करेंगे तो वो भी ऐड होगा, ठीक है। इसको इसका एक अलग टर्म है ऑपरेटिंग सरप्लस, समझ में आया बात को। थैंक यू सर। अब हम लोग बात करेंगे, एक तो नया कहानी आ रहा है, ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। मिक्स्ड इनकम जनता क्या होता है, बहुत सारा घचड़ पचड़ इनकम है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो दीपशिका अपने घर में ट्यूशन पढ़ाना चालू कर, ये तो बड़ा झमेला वाला कहानी हो जाएगा ना। अब इसमें ये अपने पापा का कमरा भी यूज कर रही है ना, पापा का पैसा भी यूज कर रही है, पापा का एसी भी यूज कर रही है, पापा का लाइट भी यूज कर रही है ना। तो इसका इनकम को सेग्रीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका एक इम्प्यूटेड इनकम ले लेते हैं, ठीक है। तो जिस इनकम को अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम एक तो एवरेज इनकम मान के ले लेते हैं कि भैया ये कितना रुपया कमाती है ट्यूशन से, ठीक है। सो इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर, ठीक है। अब फार्मर जो है, फार्मर ने भी अपने खेत में कितना काम किया, तो उसका भी इनकम दो तरह का होगा, एक जो अपने लिए काम किया और एक जो बाजार के लिए काम किया, है ना। उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, अब ये सब जमीन होता है रिटेल ट्रेड में, स्मॉल शॉपकीपर, ये सब लोग का इनकम कैलकुलेट करना मुश्किल है। पर ये लोग इनकम नहीं करते क्या, इनकम तो अच्छा खासा करते हैं। आज हमारा मूड़ी वाला, पुचका वाला, ये लोग भी तो इनकम कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। तो कहता है हम लोग जहाँ हमारा पुराना घर है हावड़ा में, वहाँ एक मुड़ी वाला बैठता है, ठीक है। अभी मैं हावड़ा गया था परसों, तो मैं उस मुड़ी वाले से मिला, ठीक है। तो वो मुड़ी वाला का एक लड़का तो इंजीनियर हो गया है और एक लड़का एमबीए। वाह। और वो मुड़ी वाला मैंने हमको बहुत पुराना है, मैंने मेरा बचपन भी वहीं गुजरा है, ठीक है। तो वो हमको छोटे से ही देख रहा है, और हम लोग मैंने अच्छा है हमारा बातचीत। तो कल वो बता रहा था, हमको बोल रहा था कि सर जानते हैं आप, आपको पता है भैया, ये मेरा एक लड़का जो है हमसे बड़ा ही है उम्र में, बोल रहा था हम मेरा एक लड़का, मैंने एक भाई का लड़का जो है, मैंने बड़े भाई का लड़का इंजीनियर हो गया और उसका लड़का एमबीए हो गया। बताइए भाई साहब, मुड़ी बेच बेच के, और घर बोल रहा है इसका इनकम कैलकुलेट नहीं करना चाहिए नेशनल इनकम, कैसे होगा ये, है कि नहीं। तो हमारे इंडिया का बहुत छुपा रुस्तम लोग बहुत है। ठीक है। So it is the term used for any income that has elements of more than one type of factor income, समझ गया। तो कोई इनकम है जिसके अंदर सारा घचड़ पचड़ हो चुका है ना, बहुत सारा इनकम घुस गया। तो मिक्स्ड इनकम अराइज फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, उस इनकम इंक्लूड्स वेजेस भी है, उसके अंदर रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी है, एंड दिस एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तुम देखेगा हम लोग के बहुत सारे ऐसे अंकल हैं जो स्टेशनरी का दुकान चालू करते हैं ना, उसके अंदर वो लोग ने जेरोक्स का मशीन भी लगाया हुआ है, तुम लोग देखेगा हर एरिया में मिल जाएगा। अच्छा वो अंकल साला मल्टीटास्किंग करते रहते हैं ना, वो जेरोक्स भी कर रहे हैं, ठीक है। वो तुम्हारा क्या नाम है, किताब भी बेच रहे हैं, पेन भी बेच रहे हैं, ठीक है। वही कैशियर भी है, वही अकाउंटेंट भी है, बाद में मालूम पड़ेगा वो जो कमरा है वो भी उनका ही है, सब कुछ उन्हीं का है। तो अब उसको हम सेग्रीगेट कैसे करेंगे इसका इनकम को ना, कि इसके अंदर सभी घुस गया, खुद ही अकाउंटेंट है, खुद ही माने क्या नाम है वर्कर है, खुद ही स्टाफ है, वो पानी भी खुद ही भर रहे हैं, सेल्समैन भी खुद ही है। तो सारा घुस गया, खुद का ही प्रॉपर्टी है ना। और जो जेरोक्स मशीन खरीदा है वो भी अपना वाइफ का पैसा से ही खरीद के लाए हैं, समझ में आ गया, सब कुछ घचड़ पचड़ इनकम हो गया उसका, ठीक है। तो इसको हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, इनकम ऑफ अ डॉक्टर रनिंग अ क्लिनिक एट हिज रेसिडेंस, ठीक है। अब वो अपने रेसिडेंस में क्लिनिक चालू कर लिया, तो उनका घर भी है और उनका क्या नाम है क्लिनिक भी चल रहा है। तो घर का कितना परसेंट घर वो क्लिनिक के लिए यूज कर रहे हैं और कितना परसेंट घर वो अपने रहने के यूज कर रहे हैं, कैसे निकालिएगा आप, समझ में आ रही बात को। तो ये सारा मिक्स्ड इनकम में आ गया, ठीक है। चलो, रीजन फॉर कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम, ठीक है। जरा रीड करो अनुष्का, मैं थक गया, ये फर्स्ट वाला पॉइंट रीड करो। In certain situations, accounts of most production units are not available to the estimators of national income. Moreover, due to different accounting practices, it is not possible for the estimators to clearly identify the components of different factor incomes. अब तुम देखेगा मोदी खाना वाला लोग ना, मोदी खाना वाला तो डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग मेंटेन नहीं करता, है ना। उनका माने कैश फ्लो सिस्टम चल रहा है उनका ना, उनका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। तो आप उनका प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकते, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। और उसके अंदर बहुत सारे तुम देखिएगा इंडिया में इस तरह के लोग हैं जिनका एक्चुअल में इनकम पता करना मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, उनका इनकम तो लेना पड़ेगा। तो हम उन पे तो इम्प्यूटेड इनकम मान लेते हैं, मैंने मान लो कितना रुपया कमाता होगा, समझ में आ गया बात। चलो नंबर 2। So when total factor payments can be estimated but cannot be segregated into separate heads, COE
rent and royalty, interest and profits, then an additional factor payment known as mixed income is added. जैसे अगर हम यहाँ पर एक तो तुम लोग को दिखाएं, ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम देखो जब ये इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना अनुष्का, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेबर को अलग कर दिया ना, ये हमने लेबर को अलग किया, और यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या कोड आ रहा है, लेस, है ना, ये ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। अब कुछ इनकम ऐसा है उनका हमको पता ही नहीं है कि इसके अंदर सीओई कितना है, इसके अंदर रेंट कितना है, इसके अंदर वो कितना है, तो इसको हम मिक्स्ड इनकम ग्रुप में पकड़ लेते हैं। समझ में आ रहा बात को? इसका जो फैक्टर पेमेंट है हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो उसको एक अलग हेड पे पकड़ लिया, मिक्स्ड इनकम ग्रुप। समझ में आ रहा बात को? इसमें हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक नया हेड बन गया मेरा मिक्स्ड इनकम। हाँ पढ़ो। This factor payment is known as mixed income of self-employed, as this problem arises mainly in case of self-employed people like doctors, chartered accountants, consultants, etc. समझ में आ गया बात को? तो यहाँ पर जो Yes. फैक्टर इनकम आ रहा है वो मिक्स्ड इनकम में चला जाएगा मेरा। तो अब मेरे पास कितने हेड्स हो गए? सबसे पहले हो गया लेबर, ठीक है, फिर हम लेंगे लैंड, ठीक है, मैं खुद ही इसको कंफ्यूज कर रहा हूँ, एल ए मैंने हटा दो, ठीक है, लैंड, लेबर, ठीक है, फिर आएगा कैपिटल, फिर आएगा एंटरप्रेन्योर, और फिर आएगा मिक्स्ड इनकम, ठीक है, ये आ गया एम। ना इसमें से ये जो तीन है इसको हम एक संग बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं लेस, ठीक है, जो कि हमारा है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको हम लोग एक तो नाम दे दिया ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अभी मेरे पास क्या बचा, लैंड प्लस लेस, ठीक है, या ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। समझ में आगे बात सबके? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलो अब देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सबको दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये प्रॉफिट के भी तीन पार्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, ये भी हम लोगों ने लर्न कर लिया। तो इनकम मेथड में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले हमने क्या लिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिया, ठीक है, उसके हमने रेंट और रॉयल्टी ऐड कर दी, मैंने लेस वाला तीनों ऐड कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऐड कर दिया, मिक्स्ड इनकम ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरा ये क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मैंने ऊपर वाले टायर में आ जाइए ना, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आ गया ये, है ना। अब इसके बाद इसमें हम एनएफआईए ऐड कर देंगे, नीचे वाला सेकंड टायर में आएंगे तो एनएफआईए ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा नेट नेशनल इनकम, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, यही तुमको आना है, इसको ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये क्लियरली, एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से रीड करो घर थोड़ा सा, स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। The various steps involved in estimating national income by income method are step number 1, identify and classify the production units. All the producing enterprises employing various factors of production are identified and classified into primary, secondary and tertiary sectors. माने पहले तो आप प्राइमरी सेक्टर में अलग करो, सेकेंडरी में करो, टर्शरी में लगाओ। फिर प्राइमरी में कितना मेरा नेशनल इनकम आ रहा है उसको निकालो, फिर सेकेंडरी में कितना आ रहा है नेशनल इनकम उसको निकालो, और टर्शरी में जितना आ रहा है उसको निकालो, तीनों को ऐड कर दो तो मेरा पूरा देश का निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Second, step 2, estimate the factor income paid by each sector. The factor incomes paid by each sector are classified under the following heads. First, compensation of employees. Second, rent and royalty. Third, interest. Fourth, profit. And fifth, mixed income. समझ में आ गया बात को? अब इसमें से क्या निकल जाएगा मेरा, ये मेरा निकला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, माने फर्स्ट टायर में आ गया, फर्स्ट टायर के लास्ट वाला जो है। हाँ Yes. Step 3, calculate domestic income, NDPFC. When factor incomes of all the sectors are summed up, we get domestic income, that is NDPFC. In short, NDPFC is equal to compensation of employees plus rent and royalty plus interest plus profit plus mixed income. बस And step 4, estimate net factor income from abroad, that is NFIA, to arrive at national income. समझ में आ In गया the बात? final step, NFIA is added to domestic income to arrive at national income, that is NNPFC. That is NNPFC is equal to NDPFC plus NFIA. ठीक है, जिस लोग को ये टर्म समझ में नहीं आ रहे, हम लोग के पूरे वीडियोस हैं, ठीक है, आराम से देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 मूंगफली खाते हुए देखिए, पार्ट 2 चना खाते हुए देखिए, पार्ट 2 थम्स अप पीते हुए देखिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और जिनको रिवाइज कर रहा है वो भी रिवाइज कीजिए,
एक एक लाइन हम लोग ने समझाई है, बहुत मेहनत किया हमारी क्लास ने भी, तो प्लीज देखिए, एंजॉय कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। चलो दीपिका रीड करो, प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड। तुमको रीड करने क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो पहला टर्म है वो तुम्हारे दिल के बड़े करीब। पढ़िए। Precaution of income method. Following precautions are to be considered while estimating national income by income method. Transfer income like scholarship, donation, charity, old age pension, etc. are not included in the national income because such receipts are not connected with any productive activity and there is no value addition. दीपिका ने बहुत जोर के चलाया था ना सर, ट्रांसफर इनकम से दिया था ना एग्जाम्पल, है कि नहीं? तो ट्रांसफर हाँ इनकम हम सर। लोग इंक्लूड ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। चलो नंबर 2, अनुष्का रीड नंबर 2। Income from sale of second-hand goods will not be included in national income as their original sale has already been counted. If they are included again, it would lead to double counting. However, any brokerage or commission received by brokers or commission agents on sale of such goods will be included as it is an income received for rendering productive service. समझ में आ गया? अगर आप कोई स्कूटर सेकंड हैंड बेच रहे हैं तो उसका जो सेल प्राइस है उसको ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो कमीशन है वो तो इसी साल होगा, क्योंकि आपको कमीशन मिला है, उसको बेचने का कमीशन मिला है, तो वो आपका इस साल का इनकम है, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। चलो घर नंबर 3। Number 3, income from sale of shares, bonds, and debentures will not be included. As such transactions do not contribute to current flow of goods and services. These financial assets are mere paper claims and involve a change of title only. However, any commission or brokerage on such financial assets is included as it is a productive service. फिर वही बात होगी, कमीशन और ब्रोकरेज ऐड करेंगे। इसको भी रीड करते घर, कैपिटल गेन्स। Capital gains refer to income from sale of second-hand goods, say old car, and financial assets, bonds, debentures, etc. Any income arising from such transactions is not a factor income, as these transactions are not productive transactions and do not add to the current flow of goods and services in the economy. मान लो कोई तुम अगर 40,000 का चीज शेयर 50,000 में बेच दिया, 10,000 का इनकम हो गया, ठीक है, उसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे वो खाली एक्सचेंज माने वो हमारा करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस में नहीं आता, ठीक है, उससे हमारा कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, तो कैपिटल गेन्स हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विंडफॉल गेन्स, अभी जो आ रहा है ना टीवी में, ये खेलो वो खेलो, है ना, आईपीएल खेलो, नहीं जोड़ेंगे उसका इनकम। चलो पढ़ो दीपिका रीड। Windfall gains like income from lotteries, horse race, etc. are not included as there is no productive activity connected with them. हाँ, घोड़ा घोड़ा लॉटरी फॉटरी कुछ नहीं यूज करेंगे, ठीक है। चलो नंबर 5 किसका है? अनुष्का। Imputed value of services provided by workers of production units will be included. Imputed value of owner-occupied houses, interest on own capital, production for self-consumption, etc. will be included as these are productive activities and add to the flow of goods and services. ये तो पहले भी हम लोग समझे ही गए थे कि इम्प्यूटेड जो है रेंट देना ही पड़ेगा, आपका खुद का प्रॉपर्टी है तो क्या हुआ, आपने खुद कैपिटल अगर इन्वेस्ट किया तो उसका इंटरेस्ट आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फार्मर लोग अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन करते हैं वो भी लेना ही पड़ेगा, वो खुद यूज कर रहा है तो क्या हुआ, पर वो उसने प्रोडक्शन तो किया ही है, ठीक है। चलो लास्ट, चलो किसका गर्व? Payments out of past savings, like debt, duties, gift tax, interest tax, etc., are not included in the national income because they are paid out of wealth or past savings and do not add to current flow of goods and services. माने बेसिकली इस साल में प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमने इस साल का प्रोडक्शन या सर्विसेज किया है तभी हम उसको इंक्लूड करेंगे, वरना हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? सो ये हमारा छोटा सा जर्नी था, ठीक है, किसमें इसका हम लोग के पास 2 मिनट बाकी है, ठीक है, तो हम लोग जरा सा उसको भी एक बार रीड कर ले। कहाँ चले गए थे हम लोग? वो देख रहे थे ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। चलो एक बार जल्दी से रीड करेगा अगर, जल्दी रीड कर, 2 मिनट बाकी है, जल्दी रीड कर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। Compensation of employees refer to amount paid to employers by employees for rendering productive services. It includes all the payments and benefits which the employees receive directly or indirectly from the employer. Compensation of employees consists of 3 elements. हाँ, तो सबसे पहला First तो is वेज एंड सैलरी एंड कैश तो लेना ही पड़ेगा, वो तो सबसे मोटा है
है ना, वो तो सबसे मोटा पेमेंट है, उसको तो लेना ही पड़ेगा। पढ़ो। Wages and salaries in cash. It includes all monetary benefits like wages and salaries, bonuses, dearness allowances, commission, etc. नेक्स्ट। Any reimbursement of expenses incurred by the employees will be excluded from COE, as such expenses are part of intermediate consumption of business enterprises. एनी रीइंबर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस का मतलब अगर तुम्हारा मैंने कहा तुम्हारा स्टाफ कहीं गया है पैसा लाने के लिए, ठीक है, और पैसा लाने में उसको भूख लग गया, वो रास्ते में कुछ खा लिया, या बस का भाड़ा उसने खर्चा कर दिया, तो वो सब कॉस्ट है, मैंने वो सब पैसा कलेक्ट करने का भी कॉस्ट है, तो उससे वो मैंने उसका सैलरी नहीं है ना, वो तो उसको कंपेंसेशन दिया जा रहा है, तो वो ऐड नहीं करेंगे, यानी रीइंबर्समेंट नहीं ऐड करेंगे उसको, ठीक है। चलो, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। It includes all non-monetary benefits like rent-free houses, free car, free medical and educational facilities, etc. An imputed value of these benefits should be included in national income. हाँ, जो हमारे However, एमएलए साहब एमपी साहब को फ्री का मिल रहा है ना, रेंट फ्री हाउस, फ्री मेडिकल, फ्री कार, सब जोड़ना पड़ेगा भाई, पैसा तो लगता ही है इसमें। जल्दी जल्दी रीड करो, 1 मिनट बाकी है। it does not include any facility which is necessary for work and in which employees do Do not not have any discretion. For example, uniforms to be worn during work only or vehicles to be used for work only. Such payments are intermediate consumption of business enterprises. हाँ, मतलब समझ करो पुलिस वाला उसके पास जीप है, तो वो जीप घूमने के लिए नहीं है, वो जीप तो काम के लिए है ना, तो उसका वो जो है वो तो इमीडिएट में हो जाएगा, उसको अलग से ऐड नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट। The employer's contribution to social security schemes. It includes contributions made by the employer for the social security of employees. For example, contribution to provident fund, तुम लोग को पता है कि gratuity, जैसे labor. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में ना, तो उसको ऐड Yes. करना पड़ेगा, तो अगर कोई एम्प्लॉयर कुछ भी पैसा दे रहा है जो एम्प्लॉय के फ्यूचर बेनिफिट के लिए है, उसको भी ऐड करना पड़ेगा।